स्कूल कॉलेज में पहले साल में हमारी एक पेंटिंग कंपटीशन थी, उसमें मैंने एक पेंटिंग बनाया था. सो दैट पेंटिंग गॉट द अवार्ड. कोई मेरे पेंटिंग के सामने खड़ा रहता है तो उस पेंटिंग ने उसको आशा देनी चाहिए, होप देनी चाहिए. उसे 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो अपने आप को भूल जाए. मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी आर्टिस्ट की जर्नी आसान नहीं है. नमस्कार, मी अतुल कुलकर्णी. लोकमतच्या फेस टू फेस सीझन 2च्या पहिल्या भागात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज अपने साथ यहाँ पर मौजूद है सुजाता बजाज जी. अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार है, पूरी दुनिया उन्होंने देखी है और पेंटिंग की जगत में उनका एक बहुत बड़ा नाम है. सुजाता जी, लोकमत में बहुत बहुत स्वागत. मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद. आपका जन्म जयपुर में हुआ, आप पूना में शिक्षा प्राप्त की आपने, और वहाँ से लेकर आप सीधे पेरिस तक पहुँच गई और सुजाता बजाज से द सुजाता बजाज. ओह गॉड. तो ये जर्नी कैसे रही? ऐसा है, मैं गांधीयन फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जब मैं जन्मी थी तब मेरे पिताजी जो है गौ सेवा का राजस्थान का काम देखा करते थे. तो मेरी माँ जयपुर में थी, तो मैं जयपुर में जन्मी हूँ. और हम 5 भाई बहन हैं. तो 4 भाई बहन तो कैसे, जैसे भाई बहन होते हैं ना, साल भर का फ़र्क, 2 साल का फ़र्क, और उसके बाद में मैं और मेरी जो बहन है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क, लाइक ऑलमोस्ट जैसे वो मेरी माँ के जैसे हों. तो मैं हमेशा मजाक करती थी दैट आई हैव 5 सेट्स ऑफ पेरेंट्स. मैंने मेरा स्कूलिंग जो है वो जयपुर में किया. उसके बाद में मुझे आर्ट स्कूल जाना था, तो मैंने जे में, बड़ौदा में, सब जगह ये किया. एडमिशन वगैरह भी मिल गया था, तो मुझे हॉस्टल में नहीं रहना था. तो फिर मेरे भाई पूना रहते थे, अशोक बजाज. तो उन्होंने कहा फिर क्यों घर पे आके यहीं रह ले. तो उस हिसाब से फिर मैं पूना पहुंची. और वर्धा तो हमेशा अपना ही था, क्योंकि हर गर्मी की छुट्टी में जो भी बात है, दिवाली, वर्धा जाना है. हम लोगों को कंपलसरी था जब छोटे थे. तब छोटे क्यों, स्कूल में थे तब तक, 10वीं तक हर गर्मी की छुट्टी में 15 दिन पौनार आश्रम रहना है. कोई चॉइस नहीं थी. उसके बाद में फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो विनोबा जी के जो छोटे भाई थे, शिवाजी भावे, तो वो हम लोगों को छत पर ले जाकर एस्ट्रोनॉमी दिखाया करते थे. ये वृश्चिक राशि है, ये है. उसके बाद में विनोबा जी कहते थे इस बार तुमको छुट्टी में आई हो तो 12वां अध्याय याद करना है. चॉइस नहीं है, जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन 12वां अध्याय सुनाना है. तो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उनका बिना पता चले हुए इतना असर होता है, बहुत असर होता है. एक तरफ काका साहब कालेलकर, एक तरफ दादा धर्माधिक. अरे मैं बहुत छोटी थी, आई एम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट. पर अपने घर में फ़ोटो देखें कि भाई माँ रोटी बना रही है, गांधी जी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं. तो शुरू में आपको इन लोगों की उतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती, क्योंकि दे आर मोर लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स. पर बिना पता चले हुए चारों तरफ का जो एक माहौल होता है, और उसमें जब हम बड़े हुए होते हैं, मुझे लगता है उसका बहुत फर्क पड़ता है. वो जो एक नींव जो है ना, वो इतनी पक्की बनी है, बहुत मजबूत बनी, उसको कोई नहीं हिला सकता. लोग मुझे कितनी बार पूछते हैं, सुजाता तुम इतनी दुनिया में घूमती हो, यहाँ जाती हो, वहाँ जाती हो, मैंने नॉर्वेजियन से शादी की है, तो पहले तुमको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता? कि मैंने कहा मेरी जो ज़मीन इतनी पक्की है, मैंने कहा मैं जिस ज़मीन पे खड़ी हूँ वो इतनी पक्की है कि इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता है. आपने अभी गांधी जी का जिक्र किया, विनोबा जी का जिक्र किया, उनके सामने आपका बचपन गया है. नॉट गांधी जी, क्योंकि गांधी जी तो चले गए थे जब तक मैं जन्मी थी, पर विनोबा जी, हाँ, विनोबा जी मुझे चित्रकारिणी कहते थे. ओह, वो आपके पेंटिंग्स भी देखा करते थे, तारीफ भी मैं छोटी थी तब. हाँ, जो कुछ यार. तो क्या यादें जुड़ी है उनकी? मेरी यादें यही जुड़ी है कि ही वॉज लाइक अ ग्रैंडफादर, और उनका हाथ पकड़ के यहाँ खड़े हैं, वहाँ जा रहे हैं. मुझे हमेशा चित्रकारिणी कहते थे. जब भी कोई पेंटिंग बनाई तो उनको दिखाई. कितनी बार मैंने उनके ड्राइंग्स बनाए, वो बैठे हुए हैं किसी से बात कर रहे हैं, मैं अपने कोने में स्केच बुक लेके और अपनी पेंसिल से. पेंटिंग का बचपन से ही था? हाँ, हाँ, शुरू से शौक था. मेरी माँ मुझे कहती है, माँ मुझे कहती थी कि मैं जब बहुत छोटी थी तब आई यूज्ड टू रिसाइट पोइट्री, और मैं लिखना तो आता ही नहीं था, बस मन घड़ंत बना के मैं पोइट्री किया करती थी. ऐसा वो कहती थी. और कहती है कि जिस दिन मेरे हाथ में पेंसिल आई उस दिन मैंने लिखना बंद हो गया, पोइट्री बोलना बंद कर दिया. एंड देन आई तो शब्दों ने रेशाओं का सहारा लिया. लेकिन ये उसी दौरान आपकी रज़ा साहब से भी
शायद मुलाकात रजा की। साहब कुछ से मेरी आपने मुलाकात- इंटरव्यू के से ये किया था, सीजन किया था, ऐसा सुना है नहीं, मैंने। मेरा रजा साहब से मुलाकात बहुत बाद में हुई, जब मैं पीएचडी कर रही थी। Okay. मैंने मेरा बीए कर लिया था, मेरा मास्टर्स कर लिया था आर्ट में पूना से। पूरा एजुकेशन पूना में ही? पूना में, हाँ, पूना में पूरा एजुकेशन हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने स्कूल कॉलेज में पहले साल में हमारी एक पेंटिंग कंपटीशन थी, उसमें मैंने एक पेंटिंग बनाया था। सो दैट पेंटिंग गॉट द अवार्ड। और मेरे सर बहुत खुश थे, मुकुंद केळकर करके थे। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कहा सर तुम्ही घरी येणार का, मला थोडंसं तुम्हाला काही विचारायचं आहे. तो हो मी येतो संध्याकाळी. सो ही केम, म्हणे मी उद्या येतो. म्हटलं ठीक है. उन्होंने क्या किया होगा, नेक्स्ट डे ही केम और अपने साथ में एक बुकिंग का कागज लेके आए. बाल गंधर्व आर्ट गैलरी 1 साल बाद बुक करके वो उसका वो क्या कहते हैं, वो जो बुकिंग का जो रिसीट लेके आए थे. बोले 1 वर्षानंतर आपल्याला एक्झिबिशन करायचंय, खूप काम करायचं. म्हटलं सर मी दिवसभर तर कॉलेजमध्ये असते, मी काम केव्हा करणार, मग रात्र आहे ना आपली. तर मला म्हणे ठीक आहे तू काम सुरू कर, मी उद्या येतो. अगेन उद्या, नेक्स्ट डे ही केम, 1000 पेपर की शीट्स लेके आए वो कोरी. हाँ, और मुझे कहा ये 5 पेंसिल है और ये जो गट्ठा है वो A4 नहीं है, वो जो सबसे बड़ा कागज आता है ना. हाँ, बोले मैं महीने के एंड में आऊँगा, हर लाइन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि स्केल से खींची हुई है. तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं बनेगा पूरे पेज पे, तब तक हम काम नहीं शुरू करेंगे. मैंने 1 महीना किया, फिर वो 1000 कागज लेके आए, फिर दूसरा महीना आया, फिर तीसरा महीना आया, फिर 1000 कागज लेके आए. मुझे याद है कि मैं सिर्फ वो ही करती थी, जो मतलब एक दिन के 15 घंटे में सिर्फ लाइन ही निकालती थी. मैंने आपके कुछ पेंटिंग्स देखे, उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, तो उनका कहना होता था कि जैसे खेलने वाले होते हैं ना, उनको अपनी रिस्ट कैसे फ्लेक्सिबल और मजबूत और खेलने के लिए तैयार करनी पड़ती, वैसे उनका कहना होता है कि ड्राइंग के लिए या लाइन के लिए हम आर्टिस्ट को भी अपनी जो है ये तैयार करनी पड़ती है. सो दैट इज द आइडिया. मैंने कहा आज तो लोग उन पे भी हंसेंगे, हम पे भी हंसेंगे. आपने आपका कुछ काम देखा फिर आपको? मैं रजा साहब को कब मिली, मैं अपनी पीएचडी कर रही थी और पीएचडी का मेरा आखिरी जो चैप्टर था उसमें था मैं सारे आर्टिस्टों से ओपिनियन लेना चाह रही थी कि वो ट्राइबल आर्ट के बारे में क्या सोचते हैं और उनके काम पे उसका कोई इन्फ्लुएंस है क्या. तो मैंने सब लोगों को, हुसैन साहब लेके, हाबर से लेके, आलमेलकर से, बेनरेजी, सबका इंटरव्यू ले लिया था. रजा साहब बचे थे. तो मुझे अभी भी याद है बहुत क्लियरली कि मैं एक दिन जहांगीर में कोई एग्जीबिशन देखने गई थी. तो सडनली किसी ने कहा देखो वो रजा साहब हैं. मैंने कहा अरे वाह, बिकॉज वो पेरिस रहते थे. तो मैं गई उनके पास, मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा रजा साहब, 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, चौथी बार मैंने उनकी बाँह ही पकड़ ली. तो वो ऐसे देखने लग गए, ये छोटी सी बच्ची मेरे शर्ट खींच रही है. तो बोले क्या? तो मैंने कहा मुझे आपके 20 मिनट चाहिए सिर्फ. तो हम सामोवार में गए, मुझे जो क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछे और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा मेरे साथ लंच खाओगी कल सी लाउंज में. दैट वाज हिज फेवरेट प्लेस. मैंने कहा ज़रूर खाऊंगी. तो नेक्स्ट डे मैंने उनके साथ लंच खाया. तो मुझे बोले तुम पीएचडी क्यों कर रही हो? मैंने कहा सब सिर्फ अपने शौक के लिए और अपने को इन्हांस करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ. अगर पेंटिंग ठीक नहीं होगी तो पीएचडी से मुझे कोई आर्टिस्ट नहीं मानने वाला है और मुझे प्रोफेसर तो बनना नहीं है. तो बोले मुझे आपका काम देखना है. तब जब मैं उनसे कहा ना कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो बोले काम देखना है. तो मैंने कहा पर मेरा स्टूडियो तो पुणे है. कोई बात नहीं, आप सोचिए हम सी लाउंज से खाना खा के नीचे उतरे और नीचे से वो जो येलो कैब आती है ना डक डक करने वाली, वो लेके हम पुणे गए वहाँ से सीधे. फिर मेरा काम देख के मुझे कहने लगे कि तुमको तो पेरिस आना चाहिए. सो एक्चुअली ही इज़ द वन हु पुट दिस सीड मेरे सिस्टम में कि मुझे पेरिस जाना चाहिए या यूरोपियन आर्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. फिर मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली, मैं पेरिस गई, साल भर मैंने इक्वल द बोजार में काम किया. तो इट स्टार्टेड देयर. क्या ग्रेट था वो. आई नो. लेकिन रजा साहब की पेंटिंग को देखकर लोग उनको जानते हैं. उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जो आज तक कभी रिवील नहीं हुई या रजा साहब की सबसे बड़ी खासियत ये कि उनको यंग आर्टिस्टों से बहुत प्यार था और एक लगन थी कि मैं उन लोगों को कैसे मदद कर सकता हूँ, या मैं तो कहीं किसी भी कोने में जाके यंग आर्टिस्ट का काम देखने के लिए उन्हें कभी भी मुश्किल नहीं लगती थी.
तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत रेयर क्वालिटी थी इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद Yeah. कि मेरे पास तो उनके हैंड रिटन 100 लेटर्स हैं क्या बात है, कि आर्ट कैसे देखना, लाइन क्या है, स्पेस क्या है, उसकी ये तो क्या बुक बननी चाहिए। मे बी एक दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बिल्कुल, होएगी। बिल्कुल। हाँ, वो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन रहेगी। हाँ, आर्ट स्टूडेंट्स जिनको के भी लिए काम बड़ी करना है अच्छी। उनके तो लिए। मुझे लगता है कि वो एक उनकी बहुत और बड़ी शिद्दत से काम करते थे, एक लगन थी उनमें। या आपने जितना भी काम किया है, आपके पेंटिंग के ऊपर आप किसका इन्फ्लुएंस मानती है या नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी का भी इन्फ्लुएंस है, पर मैं कलरिस्ट हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहलाती हूँ। पर मेरी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कलर है, क्योंकि मुझे लगता है कि रंगों में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हमें जो भी कहना है या जो भी एक्सप्रेस करना है या सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। हमें फिगर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने, ये मेरा मानना है और जो कि मैं अपने काम में फॉलो करती हूँ। तो बेसिकली मेरी आर्टिस्टिक लैंग्वेज या आर्टिस्टिक वोकैबुलरी जो हम कहते हैं वो कलर्स हैं, कुछ लाइंस हैं, बस। आपके पेंटिंग में मैंने देखा है ब्राइट कलर्स और वाइब्रेंट कलर। या मैं ना मिक्स कलर्स नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे हर समय जो भी हमारे बेसिक कलर्स है ना, साथ में उसको बैलेंस भी बहुत बखूबी करते वो शायद हो। राजस्थान खून में आ गया होगा। राजस्थान में इतने सुंदर कलर्स को जिस तरह से सब यूज, तो वो एक बचपन से देखा हुआ, और फिर मुझे सच में कलर से कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं कलर्स ही ब्रीथ भी करती हूँ और मतलब इट्स लाइक माई लाइफ, इट्स लाइक माई सोल, यू नो। नहीं, कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई आर्टिस्ट रहते हैं, वो उनकी पेंटिंग बहुत उदास रहती है, डरावनी रहती है, या ऐसे लगता है कि नहीं यार इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। कई बार आर्टिस्ट भी बोलता है कि मेरी उदासी मैंने उसमें उतारी है, तो लोग ऐसी पेंटिंग देखे क्यों? ऐसा है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक्सप्रेशन का, उसका अपना स्टाइल है या उसकी अपनी भाषा है या जो भी है। मैं मेरे लिए बात कर सकती हूँ कि मुझे अगर पेंटिंग करनी है तो मुझे हार्मनी में होना बहुत ज़रूरी है और खुश होना भी ज़रूरी है। तो मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि जैसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब बहुत अच्छे से ट्यून होता है तो उसमें से कैसे अच्छे सुर आते हैं, तो वैसे मैं अपने आप से हमेशा कहती हूँ कि अगर सुजाता ट्यून में नहीं है तो पेंटिंग नहीं बनेगी। सो अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि मुझे अपसेट करती है, या मैं कोई भी कारण हो सकता है लाइफ में, तो मुझे अपने आप को पहले उसमें से निकालना पड़ता है, अपने आप को पहले हार्मनी में लाना पड़ता है, देन ओनली आई कैन पेंट। और एक चीज़ और मेरा मानना है कि जब कोई मेरे पेंटिंग के सामने खड़ा रहता है तो उस पेंटिंग ने उसको आशा देनी चाहिए, होप देनी चाहिए, उसे 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो अपने आप को भूल जाए। और वो जो एक पल अगर मैं उसको दे सकती हूँ, उससे बड़ी बात क्या कि वो इट गिव्स हिम अ एस्पिरेशन, इट गिव्स हिम अ होप, इट गिव्स हिम अ व्हाटएवर यू से, यू नो, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत है। तो अगर मैं जरा सा भी कंट्रीब्यूशन मेरा हो कि वो उसमें से कुछ उसको मिलता है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक टू स्टार्ट विथ, यू नो। आपने जो कहा, मैं ऐसे ही एक किस्सा याद आया। गौतम राजाध्यक्ष ने कहा था कि जब वो किसी का फ़ोटोशूट करना चाहते हैं तो उसको क्या पसंद है। जैसे वो आशा जी का फ़ोटो सेशन करने वाले हैं तो आशा जी को मोगरे के फूल पसंद है तो वो पूरे घर में लगा के रखेंगे, उनको किसका संगीत पसंद है वो संगीत लगा के रखेंगे, तो उसके चेहरे पर वो भाव आने चाहिए। तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि करते वक्त क्या मन में रहता है आपके? मैं सही बात बताऊंगी आपको। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कोई कहता है तुम कौन सा म्यूज़िक लगाती हो, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं पेंटिंग करती हूँ ना, या तो ये भगवान की कृपा है या जो भी है, मैं इतनी डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ कि आप मुझे कहीं भी रख लो, टिम्बकटू में भी भेज दो। जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ या मेरे चारों तरफ क्या। आप कोई म्यूज़िक लगा दो, आफ्टर 5 मिनट्स दैट म्यूज़िक डजंट गो इनसाइड। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जहाँ मैं काम करती हूँ, बहुत व्यवस्थित होना चाहिए और एकदम मिनिमलिस्ट। आई डोंट लाइक मैनी थिंग्स। तो लोग जब मेरे घर आते हैं ना पेरिस में, मेरे स्टूडियो में, तो मुझे पूछते हैं अच्छा आप अभी शिफ्ट नहीं हुए हो क्या? क्योंकि इतनी कम चीज़ें हैं, तो और वॉल्स पे पेंटिंग है और बाकी बहुत कम चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत जैसे सराउंडिंग्स बहुत ज़ेन चाहिए जब मैं काम करती हूँ। आपने यूरोप और भारत दोनों जगह काम किया है, भारतीय कलाकार और यूरोपियन आर्टिस्ट।
इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? ऐसा है, कलाकार तो कलाकार है, दुनिया का कहीं का भी हो, बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव पीपल, तो दे फील थिंग्स डिफरेंटली, देयर कनेक्शंस आर डिफरेंट. बट मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को फ्री होने में कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या पसंद है या मेरा क्या एक्सप्रेशन है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं वो हम लोगों की लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वेयर आई सॉ कि जब मैं बोजार में थी, जो स्टूडेंट्स हैं दे नेवर केयर्ड कि कोई क्या कह रहा है, इवन टीचर क्या कह रहा है, दे डिडंट केयर. सो मुझे लगता है बाकी कोई फ़र्क नहीं है. हमारे आर्टिस्ट भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम. सो आर्टिस्ट हर जगह कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ का काम आपको समझ में नहीं आता. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वी कनेक्ट विथ सर्टन टाइप ऑफ वर्क, ऑल ऑफ अस. आप अलग तरह से कनेक्ट करोगे, मैं अलग तरह से, तो कम ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं है, वो सबका एक्सप्रेशन है. यू कनेक्ट विथ समथिंग, यू डोंट कनेक्ट विथ समथिंग. सो आई थिंक इट्स बेसिकली दैट, यू नो. आपने वुडकट हो या स्कल्पचर, म्यूरल, मिरर, फाइबर, सब पे हाँ यार, काम सब में कर लिया. तो इतना, मुझे बड़ा मज़ा आता है. इतना अलग अलग काम करके भी बाद में फिर पेंटिंग में आना है कैनवास पर. हाँ, ऐसा है, मैंने अपनी जो अपना करती हूँ वो एक चीज़ रखी है, बट अपने आप को इवॉल्व होने के लिए या इंटरेस्ट बना रहने के लिए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. उसके बाद में अलग अलग तरह की चीज़ें क्योंकि उन सब में से भी आप सीखते हो, और फिर वो सीख के आप अपने काम में कुछ ला सकते हो. इन सब में अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, बड़ा सारा कैनवस हो और मैं उसके सामने बैठी हूँ. ओह, तो फर्स्ट लव कैनवास है. कलर्स कहीं किसी, मतलब आप ये कह लो कि लव कलर्स, मेरे कलर्स हों, मुझे और कुछ नहीं कलर चाहिए. और कैनवास चाहिए. कैनवस हो, पेपर हो, दैट डजंट मैटर. मैंने जो स्कल्पचर्स किए उनको भी मैंने पेंट किया है, क्योंकि उनको भी वो 3 डायमेंशनल जो उसका शेप है उसको आई हैव यूज्ड इन अ वे कि वो भी जैसे कोई मेरा पेंटिंग ही हो. तो इवन स्कल्पचर आई हैव यूज्ड एज माय सरफेस ऑफ वर्क. लोग अक्सर आपको कहते होंगे कई बार कि आप बहुत लकी हो, इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कला उससे कई ऊपर है. उसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँची हो. अपने यहाँ भी महाराष्ट्र में भी कई अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता. या अभी सोशल मीडिया में भी इतना फटाफट सब आने लगा है, तो एक लिमिटेड ये होता है. लेकिन हर एक का सपना रहता है कि मेरा एग्जीबिशन जहांगीर में हो या मेरा एग्जीबिशन और कहीं अच्छी जगह हो. तो उन आर्टिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहोगी? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी आर्टिस्ट की जर्नी आसान नहीं है. किसी को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ में आगे आना पड़ता है, किसी को थोड़े आसानी में आना पड़ता है. बाकी जिस स्टेज पे आप पहुँचते हो, जहाँ आप अपनी भाषा ढूंढते हो, आपकी खुद की आर्टिस्टिक वोकैबुलरी या पहचान होती है, वहाँ तक पहुँचना सबके लिए मुश्किल है. पर कुछ लोग मुश्किलों की बात करने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग मुश्किलों की बात ना करने में विश्वास करते हैं. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ़र्क वहाँ आ जाता है कि आप अच्छी बात करके या पॉजिटिव चीज़ को याद करके आप ग्रो करो, या फिर आप नेगेटिव चीज़ को याद करके ग्रो करो. मुश्किल हर आर्टिस्ट की लाइफ में, कोई भी आर्टिस्ट की जर्नी जो है वो आसान नहीं बोलता है. हाँ, और एंड में काम बोल, मेहनत. मतलब मैं मेरे यंग आर्टिस्ट फ्रेंड्स को यही बोलूँगी कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है. क्या बात कही. या बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लाइन है ये कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है. आज पेंटिंग की दुनिया में इतना सारा बदलाव आने लगा है. आपने आते ही ये पेंटिंग के बारे में भी कहा, NFT का जो दौर चल रहा है, तो आप उसमें जाना चाहती है या कहाँ ये बदलाव कहाँ तक जाएगा? मैं बताऊं, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम NFTs वगैरह करो, पर मुझे अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है. मैं मेरी बात बता सकती हूँ कि मुझे पूरी तरह से अभी समझ में नहीं आया कि वो किधर जाएगा या उसका क्या होगा, या अगर मैं करूँगी तो मुझे उसमें से उसका क्या मेरे लिए क्या मीनिंग है. तो मुझे जिस दिन वो ठीक से समझ में आ जाएगा, देन आई विल टेक अ कॉल कि मैं करूँ या नहीं करूँ. अभी मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं किया है. जाते जाते इस फेस टू फेस के एंड में आप नए आर्टिस्ट जो है उनको क्या कहना चाहोगे?
खूब मेहनत करो, लगन से, शिद्दत से काम करो, अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए मत करो कि कोई कुछ कर रहा है और उसका वो चल रहा है इसलिए आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। आप अपनी भाषा जिस दिन ढूंढ लेंगे या आप उसकी तरफ लगन से आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर। और गो टू आर्ट बिकॉज यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, यू रियली वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मुश्किल है, मुश्किल ज़्यादा है, बहुत समय लग जाता है रिकग्निशन या जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या जो भी है। सो वो आप अगर उसमें इतनी मजबूती से अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो फिर ये सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गलत कारण से जाते हो उस लाइन में तो फिर मुश्किल होती है। अदरवाइज इट्स अमेजिंग, ग्रेट। ब्यूटिफुल। दोस्तों ये थे सुजाता बजाज जी। उनको आज पेरिस निकलना है लेकिन व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी वो लोकमत में आई, उन्होंने आपसे कुछ बातें शेयर की। मुझे आशा है कि आपको ये सब बातें बिल्कुल पसंद आई होगी। फेस टू फेस में सीज़न 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत इतनी अच्छी रही है और इतनी कलरफुल पर्सनैलिटी की साथ हुई है, तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है। सुजाता जी, मैं लोकमत की तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत सारा प्यार।